हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 62 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज होती है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे सुबह 11 बजे इसी एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। हमारी इस सीरीज का मकसद है आपको सिलेक्शन बाई चॉइस दिलाना, यानी ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपका कि आप कट ऑफ वट ऑफ की चिंता नहीं करेंगे, बल्कि एग्जाम फोड़ के आएंगे। सवाल भी आपसे डरेंगे क्योंकि आप सवाल को सबसे तेज सॉल्व करेंगे और आपकी कैलकुलेशन स्पीड होगी होगी ज़बरदस्त, और एक भी सवाल आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो सवाल तो डरेगा आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो नए बच्चे हैं उन्हें अगर जानना है कि डीपीक्यू सीरीज़ क्या है, क्या फ़ायदा होना है, इसमें क्या मिलेगा, तो आप इस पेज पे दी गई डिटेल्स को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद कोर्स का डिस्क्रिप्शन देखिए और डिस्क्रिप्शन देखने के बाद कोई अगर डाउट है तो हमारी टीम को आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं 8882600700 पर मैसेज भेजकर। ठीक है। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि ए और बी 25 किलोमीटर दूर हैं और दो ट्रेन्स हैं। उनकी स्पीड्स है 18 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे। वो स्टार्ट करते हैं एक साथ ए और बी पॉइंट से रेस्पेक्टिवली, और कह रहा है कि जो ट्रेवल है वो सेम डायरेक्शन में करेंगे। दे मीट एट ए पॉइंट पी बियॉन्ड बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी। तो पहले सवाल को मैं ज़रा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सवाल देखिए ये है कि आपको मैं एक पॉइंट यहाँ देता हूँ, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको देता हूँ कि ये पॉइंट लेट से बी है, बी पॉइंट हो गया। ठीक। इनके बीच की दूरी मुझे दी है 25। अब एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, उसकी स्पीड है 18, और एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, उसकी स्पीड है 15, और ये भी दिया हुआ है कि उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब जाहिर सी बात है, ए तेज है, बी स्लो है, तो ए कहीं ना कहीं बी को पकड़ लेगा। अब ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है। यहाँ पी पर ए और बी दोनों पहुंच चुके हैं, मुलाकात हो गई है। हमें ये बताना है कि बेसिकली इस बी और पी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो पी पॉइंट पे क्या हुआ, ए पहुंच गया, बी भी वहीं है, तो मुलाकात होगी। तो बीपी की हमें दूरी बतानी है। तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। उसके पहले एक चीज समझना कि जिस पॉइंट पर ए यहां से चला है, बी भी उसी पॉइंट उसी टाइम पे चला है। मतलब जिस टाइम पे ए ने चलना शुरू किया है उसी टाइम पे बी ने चलना शुरू किया है। तो जब पी पे इनकी मुलाकात हुई है तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों बराबर समय के लिए चले। इस केस को मैथ्स में बोला जाता है कि जो टाइम है टी हमारा, वो टाइम हमारा कांस्टेंट है। ठीक। और स्पीड जो हमारा होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर टाइम हमारा सेम हो जाता है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाता है। तो अगर टाइम आपका कांस्टेंट है, मैथ्स में कांस्टेंट बोलते हैं, तो डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर होता है। और टाइम कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों ने बराबर समय लिया है पी पॉइंट तक आने में। ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल हो गया। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो बेसिकली यहां से यहां तक आया है, बी जो है यहां से यहां तक आया है। तो मैं अगर ए मतलब जो ए पॉइंट से ट्रेन चली थी ये 18 की स्पीड से, वो क्या हुई, वो ए से पी तक आई है और ये बी से पी तक आया है उसी समय में। तो जो दूरियों का अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या बनेगा? आप कहोगे जो स्पीड का रेशियो है 18:15। ठीक है। जिसको मैं कह सकता हूँ 3×6=18, 3×5=15, 6:5, ये दूरी का अनुपात हुआ। इसका मतलब यहां से जो चला वो जब 6 यूनिट की दूरी चलेगा तो यहां से जो चला वो 5 यूनिट की दूरी चलेगा। ये रेशियो है। अब आप कहोगे कि इस 6 और 5 का जो अंतर है दूरी का वो 1 यूनिट का है। वही 1 यूनिट की जो दूरी का अंतर है वो 25 मीटर के बराबर है, क्योंकि नेचुरली जब इनकी मुलाकात होगी तो जो ए से चला है वो 25 किलोमीटर ज़्यादा चला है, तभी तो मुलाकात हो पाएगी। तो 1 यूनिट अगर 25 मीटर के बराबर हो गया तो बी कितना चला है? बी 5 यूनिट के इक्विवेलेंट चला है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 25×5 125 मीटर। तो मैंने इसको कह दिया कि 125 मीटर यही पी और बी के बीच की दूरी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करके कि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस रेशियो हमारा स्पीड रेशियो के बराबर होगा। फिर इनके बीच की दूरी का अंतर 1 यूनिट है, वो 1 यूनिट आपका 25 किलोमीटर के बराबर हो गया।
फिर बी हमारा 5 यूनिट चला है, तो 5 इंटू 25 125 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है कि अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका औसत हमें क्या दिया है 60, तो बताना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक तरीका तो है कि आप वैल्यू मान के इसको सॉल्व करें कि भाई मैं एक नंबर को x मानूंगा, फिर एक नंबर को x+2 मानूंगा, फिर आपका एक नंबर x+4 होगा, फिर x+6 होगा, फिर x+8 होगा, फिर यहाँ से औसत निकालें और सॉल्व करें, और फिर x+8 की वैल्यू निकालें। तो ये तरीका हमें अपनाना नहीं है। ठीक है, सिंपल एक छोटा सा लॉजिक आपका ये सवाल इमीडिएटली हल करा देगा। सबसे पहले जब हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं, तो चाहे हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करें, ठीक, या हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करें, एक चीज तो क्लियर है कि इनमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 का अंतर होगा। ठीक है, तभी तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स कहलाएंगे। किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 का अंतर होगा, और साथ ही साथ ये दोनों सीरीज एपी यानी समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी एपी होगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हो और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड हों, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो, जैसे यहाँ पर 5 बोला गया है और एपी तो है ही है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही है, क्योंकि इवन नंबर है, 2 का अंतर होगा तो वो एपी हो जाती है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, ऑड नंबर्स हो, एपी होती है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो जो मिडिल टर्म होगा वही एवरेज की वैल्यू होती है। ये बात ध्यान रखेंगे तो ये सवाल तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए आप कहोगे कि भाई 5 नंबर होंगे हमारे पास ऐसे, इसमें मिडिल टर्म ही औसत होगा, तो मिडिल टर्म यहाँ पर औसत 60 है, तो मिडिल नंबर की जगह 60 लिख दो, क्योंकि यही औसत होगा। एपी में मिडिल टर्म ही औसत होता है। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, जैसे यहाँ 5 टर्म है, तो ये तीसरा वाला टर्म क्या होगा, मिडिल होगा, एग्जैक्टली दिख रहा है 60। अब जो लार्जेस्ट होगा वो इधर ले आते हैं, 2 यहाँ बढ़ा दो, 2 यहाँ बढ़ा दो, तो ये वैल्यू कितनी होगी 64। तो 64 हमारा आंसर हो गया। आसानी से आप वैल्यू लगा सकते हो कि भाई 64 हमारा उत्तर करेक्ट होगा, क्योंकि मिडिल टर्म 60 हो गया। तो अगर लार्जेस्ट निकालना है तो 2 करके 2 बार बढ़ा दो, 64 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी। स्मॉलेस्ट पूछूं तो 2 और 2 घटा दो 2 बार, तो ये वैल्यू आपकी 56 निकल के आ जाएगी। स्मॉलेस्ट 56 हो गया, लार्जेस्ट हमारा 64 हो गया। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना कि जब भी कभी एपी हो, जो कि इस सवाल में इसका यूज नहीं है बट कहीं और आपको इसका यूज मिल जाएगा, कि एपी में क्या होता है, एक और चीज होती है कि किसी भी एपी का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 भी होता है। ठीक है, यानी ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन और ऑड से मतलब नहीं है, अगर एपी है तो उसका एवरेज आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करके भी लिख सकते हैं। ये मैंने एडिशनल जानकारी आपको दे दी है। ये सवाल देखिए कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, पी क्यू डायामीटर है, आर एस हमारा कॉर्ड है, इस तरीके से कि पी क्यू आर एस हमारा एक ट्रेपीजियम है, और अगर एस पी आर एंगल हमारा 40 डिग्री के बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ एंगल आर पी क्यू किसके बराबर होगा। आर पी क्यू एंगल किसके बराबर होने वाला है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। सर्कल में हमें क्या करना पड़ेगा, अब आगे आगे मुझे डायमीटर बनाना पड़ेगा। भैया डायमीटर भी बना लो, और डायमीटर इसने बोला है कि डायमीटर का नाम है पी क्यू, तो इसका नाम हो गया पी क्यू, और इसका सेंटर ओ है तो मैंने ओ भी बोल दिया। अच्छा, अब इसके भीतर क्या है, एक ट्रेपीजियम बनाना है। तो ट्रेपीजियम बनाने के लिए हमें एक कॉर्ड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है आर एस। ठीक है, और ये भी दिया है कि आर एस कॉर्ड इस तरीके से कि पी क्यू आर एस हमारा एक ट्रेपीजियम बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि आर हो गया, ये एस हो गया, और ये आपका एक ट्रेपीजियम बनेगा, राइट। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी सर्कल के अंदर ट्रेपीजियम बनता है, जैसे नॉर्मली ट्रेपीजियम क्या होता है, नॉर्मली ट्रेपीजियम आपका ऐसा हो सकता है। बस ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या होती है कि आमने सामने की ये भुजाएं पैरेलल हों, ये दोनों भुजाएं जो है नॉन पैरेलल होती हैं। अब ये नॉन पैरेलल में 2 कंडीशन बनती है कि ये दोनों ना आपस में अनइक्वल हो, बराबर ना हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो ट्रेपीजियम होता है, जनरल ट्रेपीजियम में ये दोनों बराबर होना जरूरी नहीं होता, बस आमने सामने की भुजा पैरेलल होती हैं। लेकिन आपको पता है एक ट्रेपीजियम ऐसा भी होता है जिसमें ये भुजाएं जो है बराबर हो जाती हैं। ये जो ऑब्लिक साइड्स बोलते हैं इनको, जो तिरछी है ना, ऑब्लिक साइड्स बोलते हैं इनको। ये ऑब्लिक साइड्स जो होती है ना, ये इक्वल हो जाती हैं, और जब ये इक्वल हो जाती है ना तो इनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम।
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलते हैं इनको। तो भैया ऐसा होता है ना कि जब सर्कल के अंदर कभी भी आपका ट्रेपेजियम बनेगा तो ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, राइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे ना आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में एक सवाल पूछ ले कि भाई एक ट्रेपेजियम बना है सर्कल के अंदर, तो बताओ कि क्या वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। यस, 100% हमेशा ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जनरल ट्रेपेजियम में ये दोनों बराबर होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी समझ गए ना, जब ऑब्लिक साइड्स भी बराबर हो, तिरछी रेखाएं इक्वल हो जाए, तो वो आपका ऑब्लिक साइड्स इक्वल होने पे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनता है, जो कि सर्कल के केस में होना ही होना है। सिमेट्री की वजह से यहाँ पर अनइक्वल ऑब्लिक साइड के साथ ट्रेपेजियम नहीं बना सकते हैं। चलो ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। और आप मुझे बताना जरूर कमेंट में कि इस तरह का एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको रिवीजन में हेल्प कर रहा है या नहीं है, या फिर आप ये चीज़ें मैं स्किप करूं, सीधे सवाल का सॉल्यूशन कराऊं। कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब एस पी आर एंगल मुझे 40 डिग्री दिया है, तो मैं ज़रा एस पी आर एंगल भी बना लेता हूं। मैं इसको ज्वाइन करूंगा और ये एस पी आर एंगल जो हमारा है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है, तो इसको मैं यहाँ पर 40 डिग्री लिख देता हूँ कि ये 40 डिग्री हो गया। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कि कह रहा है कि आप आर पी क्यू एंगल बताओ, मतलब ये वाला एंगल मुझसे पूछ रहा है। देखो कैसे करना है इस सवाल को। सबसे पहले तो ये देखो पैरेलल है, समलंब चतुर्भुज है, तो ये पैरेलल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा मुझे एक चीज़ बताना, आप क्या ये 90 डिग्री होगा? यस, क्यों? क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि डायामीटर जो होता है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है किसी भी पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा। अब आप कहोगे ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, ये निकालना है मुझे, इसको थीटा मान लिया। आर पी क्यों निकालना है? अब आपको पता है ये भी थीटा होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? अल्टरनेट एंगल्स, दो पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल बनेगा, ये थीटा और थीटा बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अब एक और बढ़िया सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी कि देखो भैया कुछ भी हो, जब समलंब चतुर्भुज है और ये आपका सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो क्या इसकी चारों जो जो वर्टेक्स हैं क्या वो सर्कल पर हैं? तो क्या ये चीज चक्रीय चतुर्भुज भी होगी? भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जो जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हों, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है। तो ये आपका जो समलंब चतुर्भुज है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा कि आमने सामने के जो कोण है ना पी प्लस आर, इसका सम 180 डिग्री होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, ये भी लगेगा। तो आप कहोगे इसका मतलब ये हो गया कि भाई 40 प्लस थीटा जो है ये एक वाला कोण हो गया, और इधर ये 90 प्लस थीटा हो गया। क्या इसका टोटल 180 होगा? यस, ये दोनों संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 9 4 13 130, 180 में घटा ये बना 50 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 25 डिग्री। तो इस एक सवाल से देखिए कितनी चीज़ों का रिवीजन हुआ, मज़ेदार आपका, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों का रिवीजन हुआ है आपका। तो ये बहुत ही छोटा सवाल है बट बहुत अच्छा सवाल है, कई चीज़ों को आपका रिवाइज करके जा रहा है ये सवाल। धन्यवाद बोल देना इस सवाल को कमेंट में, ठीक है। ये पॉइंट अलग से भी लिखा है कि सर्कल में अगर ट्रेपेजियम बना तो वो आइसोसेलेस ही होगा, कंसिडरिंग कि उसके चारों पॉइंट सर्कल पर हो, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होगा, यानी दोनों ऑब्लिक साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। देखिए सवाल कर रहा है कि डायगोनल एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल 45 सेंटीमीटर है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 45 सेंटीमीटर। द सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस इज 18 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, ठीक है। तो बेसिकली सवाल ये आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, उसका एक डायगोनल मुझे दिया है और उस पे जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए गए हैं अपोजिट वर्टेक्स से, एक इस वर्टिसेस से परपेंडिकुलर आएगा और एक यहां से परपेंडिकुलर आएगा। तो ये दोनों जो अपोजिट वर्टिसेस से इस पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं ना, उसका सम मुझे दिया है 18 सेंटीमीटर के बराबर है। इट इज इक्वल टू 18। हमें बताना है एरिया किसके बराबर है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर कभी भी कोई चतुर्भुज हो, उसमें मुझे डायगोनल लेंथ मान लिया डी दिया हो और उस पे अपोजिट साइड से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका एरिया क्या होता है? इन दोनों त्रिभुजों का एरिया होता है। और दोनों त्रिभुजों का बेस क्या मान सकते हैं? डी। तो हाफ डी एच वन हाफ डी एच टू जोड़ेंगे तो हाफ इंटू डी इंटू एच वन प्लस एच टू मिलता है। इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ते हैं हम कि हाफ इंटू डायगोनल का लेंथ इंटू जो अपोजिट वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर डाला गया है उसका सम, ठीक है। तो इस सवाल में क्या दिया है? हाफ, डी की वैल्यू मुझे 45 दी हुई है
और ये वैल्यू मुझे 18 दी हुई है, यही करना है आपको, समझे कि नहीं? तो आप 45 इंटू 18 जरा कैलकुलेट कर लीजिए, या आप 2 से पहले ही काट लीजिए। तो 45 को 9 से गुणा करना है, 405 आएगा, और 405 मुझे कहाँ दिया है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि एक आदमी है, वो खड़ा हुआ है 10√3 मीटर दूर एक टावर से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो व्हेन द मैन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 30 डिग्री दिया है। हाइट आदमी की 175 सेंटीमीटर दी है, आपको बताना है टावर की ऊंचाई क्या है, आंसर मीटर में है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ ऐसा देखो, ये आदमी की ऊंचाई है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 100 से हमने डिवाइड कर लिया, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1.75 मीटर का ये आदमी है, ये इंसान यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये जब टावर के टॉप पे देख रहा है तो 30 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। ठीक, अब ये जो टावर की ऊंचाई है टोटल इसके बराबर है, यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले इस 1.75 को यहाँ लिख दो भाई, इतनी दूरी तो मुझे पता है 1.75 ही होगी। ये अगर 10√3 दूर खड़ा है तो ये भी 10√3 होगा। अब 30, 60, 90 के ट्राइंगल में क्या होता है, आपको पता है कि 30 के अपोजिट जब 1 होता है तो 60 के अपोजिट √3 होता है, लेकिन 60 के अपोजिट यहाँ √3 नहीं है, 10√3 है, यानी 10 गुना है। तो ये 1 ना होके 1 इंटू 10 होगा, यानी 10 के बराबर होगा। तो यानी मैं कहूंगा ये वैल्यू हमारी 10 मीटर के बराबर है। तो जो टावर की कुल ऊंचाई है, ये लेंथ किसके बराबर होगी भाई? 10 प्लस 1.75, यानी 11.75 मीटर हो गया। यानी आंसर क्या हो गया? बी। बी इज द राइट आंसर हियर। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 6, -3 इन द लाइन y बराबर 2। सबसे पहले रिफ्लेक्शन समझो क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन है, समझ लो कि वो एक मिरर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे y बराबर 2 के अबाउट रिफ्लेक्शन है, y बराबर 2 क्या होगी बताओ? y बराबर 2 एलजेब्रा में क्या होता है कि y की वैल्यू 2 है। ठीक है, लेकिन y बराबर 2 जब हम कोऑर्डिनेट में जाते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में, तो y बराबर 2 बेसिकली एक लाइन है। आपसे अगर मैं पूछ लूं कि बताओ y बराबर 2 क्या है, तो ये मत बोल देना कि ये एक वैल्यू है, एक लाइन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y बराबर 2। ठीक है, 6, -3 का रिफ्लेक्शन लेना है, तो इसका मतलब समझो पहले। ये एक तरह से x एक्सिस हो गई, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और ये हमारी y बराबर 2 लाइन हो गई। y बराबर 2 का मतलब इस लाइन के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है। जब भी मैं y बराबर 2 लाइन लिखूंगा तो ध्यान रखना ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों होगी? इसलिए x एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना है। y कोऑर्डिनेट अगर चेंज नहीं होगा तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक लाइन है y बराबर 2, तो इसके बारे में क्या है, क्या सही है? x एक्सिस के पैरेलल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर मैं बोलूं x बराबर 2, तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये y बराबर 2 लाइन होगी, और इस पॉइंट का मुझे रिफ्लेक्शन देखना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि यार यहां पर ना आप शीशा लगा दो ऐसे, अब ये रिफ्लेक्शन देखना है आपको। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अब ये 6, -3 से आप ऐसे जाओगे। देखो अब इसका मैं आपको बढ़िया सा दिखाता हूं कि कैसे रिफ्लेक्शन बनेगा। रिफ्लेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां से शुरू करना है और एक परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि ये लाइन आपका जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, समझ लो वो शीशे की तरह काम करेगा। ठीक, तो रिफ्लेक्शन मुझे लेना है यहां पर, तो यहां मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है। ये डिस्टेंस कितनी है जरा बताओ? आप कहोगे यहां से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है हमारी, अगर हमने यहां लिखा हुआ है कि y कोऑर्डिनेट -3 है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो दूरी है ये 3 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, y एक्सिस में नीचे की तरफ 3 यूनिट, -3 का मतलब नीचे की तरफ 3 यूनिट। ठीक, अब क्योंकि ये प्लस वाई होता है, ये डायरेक्शन हमारा -y होता है। ओरिजिन के इधर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे तो नेगेटिव होगा। तो -3 का मतलब ये है कि इसके नीचे 3 यूनिट। दूसरा देखो ध्यान से, ये किसके बराबर है? यहां पर y बराबर 2 होने का मतलब है इसकी ओरिजिन से दूरी 2 यूनिट की है, इसलिए y बराबर 2, ये 2 यूनिट और हो गई। यानी जहां जिसके अबाउट तुम रिफ्लेक्शन लेने जा रहे हो y बराबर 2 से, वहां से ये पॉइंट y एक्सिस में 5 यूनिट दूर है। तो अब जब आप रिफ्लेक्शन इसका बनाओगे ना ऐसे यहां पर, तो एक चीज का आपको ख्याल रखना है, और वो ख्याल ये रखना है कि जब मैं रिफ्लेक्शन बनाने जा रहा हूं इसका, तो ये जो पॉइंट मुझे मिलने वाला है यहां पर, ये जो पॉइंट मुझे मिलने वाला है यहां पर, ये जो पॉइंट होगा, ये अब
इस रिफ्लेक्टेड पॉइंट से 5 यूनिट दूर होगा, अगर आपने फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो। अगर पॉइंट इससे 5 यूनिट नीचे है तो उधर 5 यूनिट ऊपर निकल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट 6 है तो 6 ही रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट देखो, ओरिजिन से अगर देखें तो 2 यूनिट ये और 5 यूनिट है, टोटल 7 यूनिट हो जाएगा। तो 6,7 आपका आंसर होगा। ये मैंने पूरा प्रॉब्लम आपको विजुलाइज करा दिया है। वैसे सवाल होने को तो तुरंत हो जाएगा। अगर आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई विजुलाइजेशन से कि अगर मैं y बराबर a, ये कोई लाइन है, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लूंगा, अगर मैं रिफ्लेक्शन y बराबर a से लूंगा तो क्या नहीं बदलेगा? x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन पे। विजुलाइज कर लो, नहीं बदलेगा। तो x कोऑर्डिनेट अगर नहीं बदलेगा तो आपका आंसर में x कोऑर्डिनेट यहां 6 है तो यहां भी 6 ही होगा। होगा या नहीं होगा? 6 ही होगा ना। तो अब b के अलावा क्या हो सकता है? क्योंकि b में ही x की वैल्यू 6 है, बाकी सब जगह तो चेंज है, तो उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उत्तर तो आप तुरंत लगा सकते थे रॉसम अप्रोच से। अगर आपको ये छोटी सी बात पता है तो आप रॉसम अप्रोच से आंसर लगा देते। अब देखो, मैं सवाल चेंज करने जा रहा हूं और जरा देखते हैं कि आप कितना बुद्धि लगा पाते हो। होमवर्क दे रहा हूं आपको, 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क 1, 6,-3 का ही रिफ्लेक्शन निकालना है आपको। पॉइंट यही है, बट रिफ्लेक्शन अब आपको निकालना है। एक तो y बराबर 3 के अबाउट, ये निकाल के बताना। ये होमवर्क 1 है। होमवर्क 2 है आपका 6,-3 का रिफ्लेक्शन आपको निकालना है x बराबर -2 के अबाउट। तो ये दोनों होमवर्क जो मैंने आपको दिए हैं, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर 6,-3 का रिफ्लेक्शन y बराबर 3 के अबाउट लूं तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और x बराबर -2 के अबाउट क्या होगा? ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है। ये सवाल कर रहा है कि एक बार ग्राफ दिया है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 2 स्कूल्स के हैं वो 6 वर्षों में व्यक्त किए गए हैं। 8, 9, 10, 11, 12। नीला वाला A है और ऑरेंज वाला B स्कूल है। उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां मेंशन्ड है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टेकन फॉर ऑल ईयर्स टुगेदर फ्रॉम स्कूल B टू दैट फ्रॉम स्कूल A। तो हमें क्या करना है कि B स्कूल का टोटल लेना है और A स्कूल का टोटल लेना है और इसका हमें रेशियो लिखना है। अच्छा, सबसे पहला एक काम ये करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करना। ठीक है, सॉल्यूशन तुरंत मत देखना इस क्वेश्चन का। वीडियो पॉज करके बस क्विकली सोचो कि बी ज्यादा होगा या ए ज्यादा होगा। सोचो सोचो सोचो, 30 सेकंड के लिए सोचो। केवल डायग्राम देख के, टोटल करना नहीं है, बस सोचना है देख के। ऑब्जर्वेशन स्किल देखो कि क्या बी ज्यादा होगा तुम्हारे हिसाब से, क्या ऑरेंज वाला टोटल ज्यादा होगा या नीला वाला टोटल ज्यादा होगा। ठीक है, पॉज कर दो। ठीक है, आशा करता हूं आपने पॉज किया होगा। देखो क्लियरली दिख रहा है कि नीले की ऊंचाई देख देख के पता चल रहा है कि नीले का टोटल ज्यादा होगा। नीला यानी ए हमारा नीला है भाई, ए हमारा नीला वाला है, तो ये ज्यादा होगा, ये अधिक होगा। अगर ये अधिक होगा मुझे दिख गया, तो जो आंसर मुझे लगाना है उसका दूसरा वाला पार्ट जो कि ए का टोटल है वो अधिक होगा, तो वो पहले वाले से अधिक होगा। यहां है यस, तो हो सकता है। दूसरे वाले में है नहीं, दूसरे वाले में छोटा दिखा दिया, गलत है। तीसरे वाले में अधिक है, दूसरा वाला पार्ट नहीं, तीसरा भी गलत है। चौथे वाले में अधिक है यस। तो ए और डी में से कुछ सही होगा। अगर ऐसा ऑप्शन होता, मान लिया ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन कुछ ऐसा लिखा होता कि भाई 401 रेशियो, मान लिया 401 रेशियो, मान लिया लिखा होता 370, ऐसा लिखा होता, क्या आप काट देते इस आंसर को भी? यस। तो ये ऑब्जर्वेशन से कई बार हो सकता है आपको उत्तर मिल जाए, नहीं भी मिला एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आपने गलत कर दिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से। अब निकाल लेते हैं। निकालते समय क्या करना है, अब देखो, अब ये जो वैल्यू है हमारा बी का टोटल निकाल लो। पहला पार्ट बी का टोटल है, तो बी का टोटल मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। जरा देखो, बी यानी ऑरेंज, ये आपका 550, इसको आप 55 ही सोचिए। सब में अंत में जीरो है ना, एक एक जीरो छोड़ दो, बाद में जीरो लगा लेना। ठीक है, तो एक चीज गौर से देखो अब यहां से कि अगर आप टोटल निकालेंगे, मतलब आपका आंसर ए है। अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करो वैल्यूज को कि ये 55 है, ये 82 है, ये 600 है, ये 750 है, ये 500 है, 480 है, जीरो छोड़ के। क्योंकि हमें क्या करना है बेसिकली, जब रेशियो हमें कैलकुलेट करना है तो टोटल निकालना है, तो टोटल जरा कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर ए आंसर क्यों आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टोटल अगर आप तेजी से करोगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं तेजी से करोगे तो थोड़ा समय लगेगा।
ठीक है, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वैल्यू 55 है, 55 में हमने 82 जोड़ा 137 आया, 137 में हमने आपका जोड़ा 60, सो आपका आया 197, 197 में हमने 75 जोड़ा तो आपका आया 272, 272 में हमने 50 जोड़ा 322, और 322 में हमने 48 जोड़ा तो वैल्यू कितनी आई 370, 322 में 48 जोड़ने पे, यानी अब एक जीरो सब में था तो ये वैल्यू आपकी 3700 आ जाएगी, 3700। अब ये 3700 देखते ही आप बोल देना कि आंसर ए ही होगा, क्योंकि भैया 3700 को काट के तुम 401 नहीं ला पाओगे, ठीक है, 401 नहीं आएगा। तो पहला आंसर ही हो गया। अब समझ में आ गया, एक जीरो ही कटेगा, दूसरे का टोटल निकालोगे तो भी एक जीरो कट जाएगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम ऑप्शन ऑलरेडी 2 एलिमिनेट कर चुके थे, बट एनीवे अगर आपको करना है तो कर लो। ये देखो 64 है, 64 में 80 जोड़ा हमने 144 हो गया, 194 हो गया, 264 हो गया, और 354 हो गया आपका, ठीक है। 354 के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 75 जोड़ दिया तो आपका 429, 4290 आ गया, ठीक है। ये 00 कट गया तो आंसर आपका ए आ गया, राइट। मैं डायरेक्टली दो दो डिजिट को जोड़ रहा हूँ, अगर आप दो दो डिजिट एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं तो आप सिंगल सिंगल डिजिट जैसे आप जोड़ते हैं ना 64, 82, 64, 80 ऐसे करके लिख के आप जोड़ लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। मैं दो डिजिट डायरेक्टली दो डिजिट में जोड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली दो दो डिजिट को जोड़ा है। देखिए सवाल कर रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो कहता है कि वो गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन वो बेईमानी करता है, 910 ग्राम देता है 1 किलो की जगह, तो बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है। देखो कितना उसको देना था 1000, दिया कितना 910, तो सीधा आप लिखो ऐसे 90 कम दिया तो 90/910 उसका मुनाफा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट उसका 910 ग्राम का गया जब उसने तुमसे 1000 ले लिया उसी चीज़ का, तो सीधे सीधे 90 ग्राम के बराबर जो कॉस्ट प्राइस है उसका फ़ायदा हो जाता है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 910 ग्राम की है, तो 90/910 यानी 9/91 का परसेंटेज निकालना है। अब ये देखते ही पता है कि ये वैल्यू 10% से हल्का सा कम है। बी कैसे, देखो 91 जो बेस है उसका 10% निकालो, तो 91 का 10% क्या है 9.1, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो 9.1 ना होके 9 है, यानी 0.1 कम है। और 0.1 मतलब बहुत पास में है मेरा परसेंटेज, इट इज क्लोजर टू 9.9%, ठीक है। बाकी जो आंसर है वो सही नहीं हो सकते, आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आप सीधे बी आंसर यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हैं कि भाई हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम का मतलब 9.9%, ठीक है। सवाल कर रहा है कि 1 साल पहले जो रेशियो है एज का पी का क्यू से वो 7:6 है, रेशियो उनके रेस्पेक्टिव एज का 5 साल अभी के बाद फ्रॉम नाउ 9:8 हो जाएगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव एजेस ऑफ क्यू एंड पी 4 years फ्रॉम नाउ, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है पी और क्यू और ये हो जाएगा 7:6 पहले दिया हुआ है, पर ये 1 year एगो है। 1 year एगो का मतलब समझ रहे हो, टी बराबर -1, -1 का मतलब 1 साल पहले, अभी टी बराबर 0 मान लो तो 1 साल पहले, ठीक। फिर कह रहा है अभी से 5 साल के बाद 9:8 हो जाएगा, तो टी बराबर 5 पर ये रेशियो 9:8 हो जाएगा। तो इन दोनों सिनारियोज में जो अंतर है बेटा ये 6 साल का है। देखो अभी से 1 साल पहले और अभी के 5 साल बाद, यानी 6 साल का अंतर हो गया। आप कहोगे यहाँ 2 यूनिट का अंतर है, यहाँ 2 यूनिट का अंतर है, और ये 2-2 यूनिट का अंतर किसके बराबर है 6 साल के बराबर है, तो 2 यूनिट आपका 6 साल के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट आपका 3 साल के बराबर हो गया। अब 1 यूनिट अगर 3 साल के बराबर हो गया तो आपको क्या करना है, आप ये वैल्यू निकालो, क्योंकि मुझे तो निकालना है ना कि टी बराबर 4 years पे रेशियो क्या है, अभी से 4 साल बाद निकालना है। तो टी बराबर 4, टी बराबर 5 के ही पास में है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो देखो 9 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, जो 9:8 है, 1 यूनिट 3 के बराबर आएगा, तो 9 त्रिक 27 हो गया और 9 8 त्रिक 24 हो गया। ये आपका पी और क्यू का रेशियो हो गया, मतलब रेशियो नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू हो गई 27 और 24। आपको टी बराबर 4 पे निकालना है ना, ये वैल्यू टी बराबर 5 की है तो एक एक घटा दो, तो पी हमारा हो जाएगा 26 और क्यू हमारा कितना हो जाएगा 23। 26:23 मत लगाना, क्योंकि सवाल ने पूछा है क्यू एंड पी। इस तरह की क्लासिकल मिस्टेक होती है एग्जाम में कि पी क्यू नहीं पूछा है, क्यू पी पूछा है, उल्टा, यानी 23:26 लगाना है, यानी आंसर क्या है डी। तो 23
रेशियो 26 आपका उत्तर होगा। अब देखिए, इन गलतियों को आप रोक सकते हैं अगर आप थोड़े सतर्क हैं। जैसे इसको कहते हैं सेकेंडरी थिंकिंग भी साथ में चलती रहे। जैसे मैं इस तरह की सिली मिस्टेक कभी नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है? मुझे एक चीज दिख रही है ना कि Q की एज P से कम है कि नहीं है? Q की एज P से कम है भैया, 7:6 है ना, 6-7 से कम है, तो Q की एज P से कम है, तो Q P से कम रहेगा हमेशा। ठीक है भैया, अगर आज तुम्हारी उम्र मान लिया मेरे से कम है तो हमेशा रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये दिमाग में होना कि भाई Q P से कम है, तो अगर Q रेशियो P निकालेंगे तो ये लेस होगा। ये अगर बेंचमार्क आपके दिमाग में चल रहा है तो आप A नहीं लगा सकते, ना ही C लगा सकते हैं। ये दो ऑप्शन तो होना ही नहीं है। पहला पार्ट दूसरे से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी Q P से कम ही होना चाहिए। तो अब नेचुरली फिर आप 23 और 26 और 23 अगर सॉल्व भी करोगे तो 26-23 तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उल्टा 23:26 ही सही होगा आपका। ठीक है, सवाल कह रहा है कि बताओ विच स्टेटमेंट इज ट्रू अगर ABC एक ट्राइंगल है और G हमारा सेंट्रॉइड है। G हमारा सेंट्रॉइड है और ABC एक ट्राइंगल है, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट में क्या है? AG BG CG का दोगुना, AB BC CA से बड़ा है, या सेम चीज छोटी है, या सेम चीज बराबर है। एक आंसर नन ऑफ दीज दिया है। अब देखो, अगर हमें नन ऑफ दीज ना दिया गया होता ऑप्शन में, मान लिया नन ऑफ दीज नहीं लिखा होता, यहां भी कोई स्टेटमेंट लिखा होता, ठीक है, अगर यहां भी कोई स्टेटमेंट इसी तरह का कुछ लिखा होता मिलता जुलता, तो हम एक ट्राइंगल मान लेते अपनी तरफ से। जैसे हमने कहा कि लेट से हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड मान लो 2 है। साइड अगर आप 2 मानते हो तो ये भुजा क्या होती है? √3 के बराबर हो जाती है। ठीक, दिस इज इक्वल टू √3, है ना। तो वहां पर ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ √3 के बराबर होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये जो लेंथ बनती है जिसको हम बोलेंगे एजी, एजी एजी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आप कहोगे 2/3 इंटू √3, है ना। मीडियन जी जो होता है, मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो एजी की वैल्यू 2/3 इंटू √3 हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं 2/√3। अब एजी बीजी सीजी जो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब बराबर हो जाता। आप कहते हैं हमने इसको जोड़ लिया, जोड़ेंगे तो 3 गुना बनेगा इसी का। 3 गुना करोगे तो 3 इंटू 2/√3 आता, और फिर ए बी बी सी सी ए अगर देखते तो वो 6 के बराबर हो जाता। तो ये वैल्यू इधर आती 2√3, इधर आता 6। समझ में आया कि नहीं? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, इस पार्ट में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को। अब मजेदार बात क्या है इस केस में? मजेदार बात यह है कि यहां पर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है। भाई टोटल जो भुजाओं का टोटल हमें मिल रहा है वो तो 6 के बराबर है, राइट। तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, लेकिन देखो सवाल में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यूज की गई है, वो यूज की गई है 2 गुना। तो मुझे इस वैल्यू का भी 2 गुना करना है। तो अगर मैं इस वैल्यू का 2 गुना कर लूं तो ये बनेगा 4√3, 7×4 = 68 हो जाएगा। 1.7 रख दो, ये 6 है तो ये बड़ा आ गया। तो आप आंसर ए लगा देते, बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप कहते हो कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट मैच हो रहा है एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए, तो बी और सी तो गलत हो रहा है ना। मतलब अगर पहला स्टेटमेंट मैच हो गया तो बी और सी तो गलत हो गए। लेकिन नन ऑफ दीज होने से आप ये नहीं कह सकते हो कि उत्तर ए ही है। आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप ये कहते हो कि अगर मेरा एक स्पेशल कोई स्टेटमेंट अगर देखो किसी भी ट्राइंगल के लिए सही है तो वो इक्विलेटरल के लिए भी सही होगा, ये बात ठीक है। लेकिन क्या रिवर्स भी सही है? कोई चीज अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सही है तो क्या वो हर ट्राइंगल के लिए सही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर डी में भी कोई स्टेटमेंट लिखा होता ऐसा जिसको हम एलिमिनेट कर पाते इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यूज से, अगर हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते तब हम कहते हैं हाँ ए सही है। 3 गलत हो गए, ए सही है, तो ए ही सही हो सकता है। लेकिन अगर डी में नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज होने के बाद आप 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि ए हर ट्राइंगल के लिए सही है। बात बहुत ध्यान से सुनना कि कोई चीज अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सही है तो वो हर ट्राइंगल के लिए सही होगी, हम ये नहीं बता सकते। और डी अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप इस अप्रोच से इस सवाल को नहीं कर सकते, ट्राइंगल एज्यूम करके इस प्रश्न को नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज दिया है तो नहीं दिया होता तो आप कर सकते थे। अगर डी में नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम शायद कर पाते इसको। ठीक है, अगर एक ऐसा स्टेटमेंट होता जो एलिमिनेट कर पाते।
तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सवाल में सिर्फ नन ऑफ दीज आने से सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो देखिए मैंने आपके रिवीजन के लिए बढ़िया सा चीज़ तैयार कर दिया है कि अगर एक ट्राइंगल है, जनरल ट्राइंगल, उसमें ए डी बी ई और सी एफ मीडियन है, जी हमारा सेंट्रॉइड है, तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जो ए जी बी जी और सी जी हैं, ए जी बी जी और हमने क्या लिखा, सी जी, ए जी बी जी और सी जी के टोटल का अगर आप दो गुना करेंगे तो ये ग्रेटर देन होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। एक चीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, ए जी बी जी और सी जी जो यहां पर लिखा हुआ है, ये ए जी बी जी सी जी नहीं है, बल्कि इसको मुझे लिखना चाहिए, चेंज करूंगा मैं, क्योंकि ए जी की वैल्यू 2/3 ए डी है, तो इसको मैं लिखूंगा ए डी, इसको लिखूंगा बी ई, इसको लिखूंगा सी एफ। अगर मैं यहां ए डी बी ई सी एफ लिखूं तो ए डी बी ई सी एफ का टोटल का 4 गुना ए बी बी सी सी ए के 3 गुने से बड़ा होगा। एक चीज़ ये, और एक चीज़ और जो कि इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ए जी हमारा जी डी का 2 गुना है। भाई ये ए जी और जी डी में क्या है, 2:1 है। तो ये भी चीज़ यूज़ हो सकती है कि 4 टाइम्स, अगर मैं ए जी को लिखूँ 2 जी डी, 2 जी डी लिख सकता हूँ, तो बाहर 4 हो जाएगा, तो ये जी डी बनेगा, ये वैल्यू आपकी जी ई बन जाएगी, और ये वैल्यू आपकी सिंपली जी एफ बन जाएगी। तो इसका 4 गुना भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर नन ऑफ दीज के साथ ऑप्शन आएगा तो फिर आप स्पेशल ट्राइंगल से नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो तीनों रूल्स ध्यान रखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, ठीक है। सवाल कर रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 29 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एरिया। बहुत आसान सवाल है, देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज़ है कि एक रेक्टेंगल बना लो। अब इस रेक्टेंगल में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक डायगोनल है, इस डायगोनल की लंबाई मुझे दी है कितना, 29, और ब्रेड्थ जो है 20 दी हुई है, तो इसको 20 लिख दिया। आपको पता है ये रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, और 20 और 29 देख के आपको पता होना चाहिए कि 20, 21, 29 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब वो 3 नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो फिर हमें अननेसेसरी ये काम नहीं करना पड़ेगा, 29² माइनस 20², क्योंकि अगर आप ये करोगे कंपटीशन में पीछे छूट जाओगे। ये नॉन ट्रिपलेट्स हैं कि 29, 20, 21 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि 29, 20 दिखा तो 21 आप सोच लो। अब एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 20 इंटू 21 करोगे आंसर आ जाएगा। 20 इंटू 21 कितना हो गया, 21 दूना 42, 420 यानी डी के बराबर हो गया, ठीक है। सवाल कर रहा है कि ऑन परचेज ऑफ 3 आर्टिकल्स 5 आर्टिकल्स आर फ्री, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या है। फ्री के केस में कैसे डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे, इसका बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से सोचो। तुम ऐसे सोचो सबसे पहले कि यार तुम्हें ना, तुम्हारे हाथ में अल्टीमेटली कितनी चीजें आई, आपने कहा 8 चीजें आई, 3 तुमने खरीदा और 5 साथ में फ्री मिल गया, तो टोटल 8 चीजें तुम्हारे हाथ में आई। जितनी चीज तुम्हारे हाथ में आई नीचे लिख दो। फिर देखो कितनी चीजों का तुमने पैसा नहीं दिया, 5 चीजें फ्री मिली, 5 का पैसा तुमने नहीं दिया, तो ये इफेक्टिव डिस्काउंट हो जाता है 5/8। और 5/8 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 62.5%। अगर ये फ्रैक्शन नहीं याद है तो याद कर लो, 5/8 62.5% के बराबर होता है। आंसर हो गया आपका बी। तो कितनी चीजें अल्टीमेटली तुम्हारे हाथ में आई, फ्री और खरीदा सब मिला के, और कितनी चीजों का तुमने पैसा नहीं दिया वो न्यूमरेटर में जाता है, तो ये आपका डिस्काउंट का इफेक्टिव वैल्यू हो जाता है, इफेक्टिव डिस्काउंट 62.5%। सवाल कह रहा है कि एक नंबर है उसको हम 25% से बढ़ा रहे हैं, फिर इसको हम 50% से घटा रहे हैं, आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज इस नंबर में क्या होगा। तो देखिए हमने एक नंबर लिया, उसको हमने क्या किया, 25% से बढ़ाया, फिर उस नंबर को हमने 50% से घटा दिया। हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज इस नंबर में क्या होगा। सक्सेसिव है, नेट रिजल्ट निकालना है, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आपका जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप a को रखोगे 25, b को रखोगे आप -50, 25 इंटू 50 ये 1250 हो गया, बटे 100 करोगे, यहाँ से मिलेगा -25 माइनस 12.5, ये -37.5% हो गया। तो आंसर हो गया 37.5% का डिक्रीज। दूसरा तरीका ये था कि आप सक्सेसिव को रेशियो से करते। 25% का मतलब होता है +1/4, ये होता है -1/2, तो इसका मतलब होता है 4 हमारा 1 से बढ़ के 5 हो गया, -1/2 का मतलब होता है 2 हमारा 1 से घट के 1 हो गया। अब इसका आप गुणा करते हैं तो ये 4 दूनी 8 बनता है, ये 5 एकम 5 बनता है।
तो इसमें कितना डिक्रीज है? आप कहोगे 8 अगर 5 बन गया तो 3 लेस हो गया, -3 कम हो गया, तो -3/8 हमारा परसेंटेज नेट बनेगा डिक्रीज का, जो कि -3/8 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 37.5% होती है, ऐसे लग गया। अब मैं आपको एक तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। तीसरा तरीका देखिए बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये ऑब्जर्व करना कि इस केस में नेचुरली डिक्रीज होगा। तो देखिए रहे 25% तुमने बढ़ाया, फिर 50% आप घटा रहे हो। तो अगर आप a+b+ab/100 को भी मेंटली सोचें तो इन दोनों का नेट तो -25 आ ही चुका है। अब आगे जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो उससे कुछ और नेगेटिव होगा, यानी नेट जो डिक्रीज होगा उसका मैग्नीट्यूड 25 से अधिक होगा। सिर्फ इतना सोच के आप क्या कर सकते हो कि पहले तो इंक्रीज वाले हटा दो, इंक्रीज तो होना नहीं है, नेट डिक्रीज होगा और नेट डिक्रीज 25 से अधिक होगा। तो 25 से अधिक होगा तो ए भी नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर है सी। इसमें कोई खास कैलकुलेशन आपने नहीं करी है, इतना कुछ नहीं किया आपने। आप सीधे कहा 25 - 50 -25 में से कुछ और घटेगा तो ये वैल्यू आपकी सी ही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकती है। ठीक है। सवाल कह रहा है कि एक टेबल दिया उसको पढ़ो और आंसर दो। नोट में क्या लिखा हुआ है कि जो टेबल है इसमें टोटल पॉपुलेशन लाख में है एक शहर की 2000 से 2004, और जो रेशियो है मैन टू वुमेन वो दिया हुआ है। तो ये 2000 में जैसे पॉपुलेशन 143 है, दिखेगा सन 2000 में पॉपुलेशन क्या है 143 है, और मैन टू वुमेन का रेशियो 7:4 है। ऐसे ही हर साल में पॉपुलेशन टोटल दी है, ये पॉपुलेशन लाख में है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो यूज़ करेंगे। और ये 5:3 है, जैसे इस तरह से दिया हुआ डेटा। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेन जो 2002 में है, तो 2002 में जो मेन हैं ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन 2003। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए कि हमें निकालना क्या है बेसिकली कि जो मेन है हमारे 2002 में, ये हमें निकालना है कि जो वुमेन है 2003 में इसका कितना परसेंट है। रेशियो निकल जाएगा तो भैया देखो ऐसा है कि परसेंटेज भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक, रेशियो निकलेगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और जूम करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप क्या कहोगे, 2002 में अगर मुझे निकालना है कि मेन कितने हैं, तो 2002 में 124 तो टोटल पॉपुलेशन है। मैन कितने हैं, यहाँ से आप कहोगे 5/8, मैं लिख रहा हूँ 5/8 इंटू 124, इतने मैन हो गए। यस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 2003 में अगर वुमेन हमें देखना है तो 2003 में जाएंगे, वुमेन की संख्या ये इसको करस्पॉन्ड करेगा, तो 8 और टोटल कितना है 17, तो 8/17 इंटू 136 बनेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8/17 इंटू 136, ये वैल्यू होगी। अब इसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, 100 से गुणा करेंगे, कमिंग टू दैट लेटर। देखो 17 से सीधे कट जाएगा, ये 17 इंटू 8 136 होता है, ये चीज़ कट गई। देखो 124 में 4 से काट सकता हूँ, 4 दूनी 8, ये 31 बनेगा। 31 पंचे 155 हो गया, और 155 बटे हमारी वैल्यू कितनी है 8 8 64, 64 दूना 128। तो कुल मिला के हमारी फाइनल कैलकुलेशन यहाँ टिकी है 155 बटे 128। अब मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिख देता हूँ, 155 बटे 128 हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपली करूँगा मैं। देखो 128 एक बार जाएगा, प्लस 28 और 27 55 होता है, तो ये 27 बटे 128 हो गया, है ना। क्लियर कि नहीं? यस। अब बहुत गौर से आपको देखना है कि जो बेस है, मतलब कैसे जल्दी आंसर लगाना है। मतलब मेरे दिमाग में उत्तर आ चुका है कि डी आंसर है इसका, कैसे आया मैं समझाता हूँ। देखो जो 128 बेस है ना, अब आपको क्या करना है, आपके आंसर में अच्छा खासा गैप है, 141 130 110 121, गैप ठीक ठाक है। अब आप जरा गौर से देखिए कि बेस का 10% किसके बराबर है। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि भाई बेस का जो 10% है वो 12.8 है। अब आप बताओ 20% किसके बराबर होगा, आप कहोगे 25.6 हो जाएगा। आप बताओ 30% किसके बराबर होगा, आप कहोगे 12 3 36 और 8 3 24, 38.4 हो गया। नेचुरली जो आपकी वैल्यू है वो 20 से 30% के बीच में हो गई, ये वाली वैल्यू, क्योंकि न्यूमरेटर 27 है। 20% 25.6 होता है, 30% 38.4 होता है, इसके बीच में, तो मेरा आंसर 120 से 130 के बीच में होगा। मैं कहूंगा मेरा आंसर डी होगा। ठीक है, ऑल्दो आपको इतना भी नहीं सोचना है। एक्चुअल में जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो ये चीज डायरेक्टली दिखने लगेगी कि अरे 20% के आसपास है, तो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका 20% क्या है 25.6 है, और वैल्यू से 1.4 अधिक है, उसी के आसपास होगा। एक और तरीका था कि हम डिनोमिनेटर को मेंटली 130 के बराबर कर लेते, आसान हो जाता सोचना। अगर मैं डिनोमिनेटर को 130 कर दूं तो आपको दिख रहा है इसका 20% 26 के बराबर होता, तो ये 20% से हल्का सा अधिक होता। अब अगर बेस और थोड़ा सा कम हो जाता, 128 हो जाता, तो परसेंटेज थोड़ा सा और बढ़ जाता, बट रहता वो 20% के आसपास ही। तो आंसर क्या होता, डी 121%।
ऑप्शंस के साथ अप्रॉक्सीमेट करना आपको सीखना है, और ये आपके बेंचमार्क्स होंगे। आपको एग्जैक्टली इसको डिवाइड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग बहुत टाइम अननेसेसरी वेस्ट करेंगे, जैसे वो कहेंगे 27 है, इसको 100 से गुणा करेंगे, फिर आप यहाँ 128 लिखोगे, फिर आप इसको 4 से काटोगे तो यहाँ 31 बनेगा, फिर इसको 4 से काटोगे, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, फिर आप 31 से डिवाइड करने जाओगे, होने को हो जाएगा, बट आपको कुछ ऐसा करना है। अब ये मेंटली तो नहीं कर पाओगे ना, ये सब लिखना पड़ेगा, लिख के यहाँ आना पड़ेगा। फिर आप कहोगे 31 दूना 62 हो गया, 62 के बाद 5 67 हो गया, 55 हो गया, फिर 21 से करना 21 हो गया, 31 से करना 21 हो गया, फिर 24 बचा, फिर दशमलव कुछ कुछ आएगा, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है करने को कर लोगे आप, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी तो भी हो जाएगी, बट मेंटल करना है इसको, कि आपने ये वैल्यू देखी और आप मेंटली सोच पा रहे हो कि जब 20% थोड़ा सा दिखेगा, 20% थोड़ा सा दिखेगा, तो आंसर डी होगा, तो आप तेजी से आप कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? कमेंट में बताना कि मुझे इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं, क्या प्रोसेस समझ में आ रहा है कि मेंटली कैसे सोचना है। ये 10%, 20%, 30%, इसको आप मेंटली थोड़ा सा कैलकुलेट करना शुरू करिए। ठीक है, ये सवाल है आपका कि x प्लस वाई 5 के बराबर है, x इंटू वाई 6 के बराबर है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल है, इसका जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो कभी कभी रिक्वायर्ड होगा, कभी कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन है, अब आप कोशिश करो कि क्या वैल्यू आप गेस कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, जैसे आइडियली x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कि भाई आप मुझसे कहो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालो, इसमें से आप 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दो। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है। फिर आप कहोगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे ये ऐसे निकलेगा कि आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो, इसमें से 2xy घटा दो, और कुल मिला के इससे मेरा फाइनल आंसर बनेगा। और मुझे पता है कि भाई मुझे x प्लस वाई और x इंटू वाई दिया हुआ है, तो ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है सवाल को करने का होता। ठीक है, आप कहते कि भाई मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये 25 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई 6 है तो ये 12 हो जाता, 6 दूनी 12, इसका स्क्वायर करते -2 x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये 36 आ जाता, फिर 13 इंटू 13 169 बन जाता, 169 में हम 72 घटा देते, 9 में से 2 गया 7, 16 में से 7 गया 9, 97 आंसर होता। बट इस सवाल को अगर आप इस अप्रोच से करके आते हैं, इस अप्रोच से, तो मैं कहूँगा आपने बहुत टाइम वेस्ट किया। इसके पहले एक चीज़ ज़रूर कोशिश किया करो कि क्या वैल्यू गेसेबल है। दो इक्वेशन में अगर मुझे वैल्यू दी है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मुझे दिया हुआ है कि x प्लस वाई हमारा 5 के बराबर है और x इंटू वाई 6 के बराबर है, सबसे पहले कोशिश करो कि क्या हम डायरेक्ट वैल्यू गेस कर सकते हैं क्या। तो वैल्यू गेस करना यहाँ पॉसिबल है। देखो 6 को अगर आप ब्रेक करोगे तो मेंटली क्या होगा, 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 में देखो 3 प्लस 2 5 के बराबर है कि नहीं है, यस और नो, यस। तो 3 इंटू 2 और 3 प्लस 2 वैल्यू सीधे दिमाग में हिट हो जाएगी तुरंत, जो इसमें सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ये हिट हो गई तो आपको सीधे इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, तो 81 प्लस 16 97 आया कि नहीं आया, यस, सीधा आंसर हो गया ना। ये इस प्रोसेस में नहीं जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस में कभी नहीं जाना पड़ेगा, पड़ सकता है आपको जाना। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको यह दिया होता, मान लिया कि x प्लस वाई तुम्हारा 5 के बराबर है, और मैं ये कह देता कि x इंटू वाई 7 के बराबर है। अब बताओ वैल्यू गेस कर पाते क्या तुम? कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये वैल्यू गेस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू इंटीजर नहीं होगी कि इतनी आसानी से गेस हो जाए। जैसे आप 7 को सोचोगे, 7 और 1 मान लिया प्रोडक्ट में, तो 7 इंटू 1 अगर आपने सोच भी लिया तो ये 5 बन नहीं रहा है। फिर आपने कहा मैं ऐसे सोचूंगा 7/2 इंटू 2, अगर आपने ये सोचा तो इसका टोटल 3.5 और 2 5.5 बनता है, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले की वैल्यू भी है और कभी कभी नहीं भी है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा डेटा है। तो हमेशा ऐसे सवाल में चेक करो कि क्या वैल्यू तुरंत गेस हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको इस फॉर्मूले, जैसे इस सवाल का उत्तर अगर आपको निकालना हो तो आपको बिल्कुल इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 5 का स्क्वायर, माइनस 7 दूनी 14 बनेगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे -2 इंटू 49 बनेगा, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आती है आपकी, 25 माइनस 14 कितना बनता है, 11, 11 का स्क्वायर बनता है 121, 121 में मैं घटाता 98, और अगर मैं 121 में 98 माइनस करता तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, 21 2 23 आ जाती, 23 के बराबर आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक बढ़िया सा होमवर्क देता हूँ इसी सवाल में करने को।
जो आपको करके कमेंट में मुझे बताना है। कि मान लिया मैं आपको दूं कि x इंटू वाई, ये होमवर्क आप ले लो, ठीक। x इंटू वाई मैं आपको देता हूं, मान लिया 12 के बराबर है, और मैं आपको देता हूं कि x प्लस वाई, ठीक है, -7 के बराबर है। x प्लस वाई क्या है, -7 के बराबर है। आपको बताना है मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये होमवर्क है आपका। एक और होमवर्क आप लो जिसको आपको सॉल्व करना है कि मान लेते हैं x इंटू वाई आपका 12 के बराबर है, और जो आपका x प्लस वाई है वो मान लेते हैं -8 के बराबर है। और तब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आप मुझे इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों होमवर्क भी आपको कमेंट करके मुझे बताने, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डीपीक्यू नंबर 62 की समाप्ति हो गई। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। टेलीग्राम पर जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको ये डीपीक्यू सीरीज़ कैसी लग रही है, और अपनी अटेंडेंस को भी मार्क करिएगा कि यस सर डीपीक्यू नंबर 62 कंप्लीटेड, और हमें ये फ़ायदा हो रहा है इससे। मैंने जितने भी होमवर्क आपको आज के डीपीक्यू में दिए हैं वो आपको सारे होमवर्क करने ही करने हैं, और कमेंट करिएगा, पार्टिसिपेशन शो करिए। कोई भी होमवर्क है तो उसका एक पर्पज़ है, वो होमवर्क सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आपको बताना ही बताना है। और साथ ही साथ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो। मैं रिवीजन पॉइंट्स भी ऐड कर रहा हूँ इसलिए कि हर चीज़ इस सीरीज़ के थ्रू रिवाइज भी हो जाए। और सेट नंबर 62 अब खत्म हो गया। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 63 में। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे आपको आना है, डीपी की सीरीज़ को फॉलो करना ही करना है, ताकि सवाल एग्जाम में तुमसे डरे। गुड बाय, थैंक यू सो मच।